कभी सोचा है कि हमारे साबुन, बेकिंग सोडा और पेट की जलन की दवा, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? चलिए, आज के इस विश्लेषण में इसी रहस्य को सुलझाते हैं और शार्कों यानी बेसिस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, साबुन, बेकिंग सोडा और एंटासिड, ये तीनों चीजें हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि इनमें रासायनिक तौर पर क्या एक जैसा है? जवाब बहुत सीधा है। ये सभी क्षारक हैं, जिन्हें हम बेसिस भी कहते हैं। ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारी दुनिया में चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। और आज हम यही जानेंगे कि ये आखिर करते क्या हैं और कैसे करते हैं। तो हमारे पहले हिस्से का नाम है क्षारक, हमारे अनजाने नायक। देखिए, हम एसिड्स के बारे में तो बहुत सुनते हैं, लेकिन क्षारक भी उतने ही जरूरी हैं। ये सिर्फ एसिड्स के उल्टे नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी में इनका एक बहुत ही जरूरी रोल है। असल में क्षारक हर जगह है। सुबह जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे एक क्षारक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब पेट में एसिडिटी होती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा एंटासिड ही हमें राहत देता है। ये केमिकल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, भले ही हमें पता ना चले। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम किसी क्षारक को पहचानें कैसे? क्या इनके कोई खास संकेत होते हैं? चलिए, अगले हिस्से में हम इन्हीं संकेतों और इनकी प्रॉपर्टीज का पता लगाते हैं। तो क्षारकों के गुणों पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, ये छूने में ना साबुन की तरह चिकने होते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है, हाँ, पर इन्हें चखने की गलती बिल्कुल मत करना। केमिस्ट्री लैब्स में हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और पीएच स्केल पर इनका मान हमेशा 7 से ऊपर होता है, मतलब ये एल्कलाइन होते हैं। और सबसे जरूरी, ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब बेअसर। लिटमस टेस्ट तो एक क्लासिक तरीका है। ये एक नेचुरल डाई से बनता है, जो एसिड और बेस के संपर्क में आने पर रंग बदलता है। जैसे ही कोई क्षारक लाल लिटमस पेपर को छूता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो नीला हो जाता है। पहचानने का एक बहुत ही तेज और आसान तरीका है ये। क्षारकों की सबसे दिलचस्प ताकत है एसिड्स को बेअसर करना। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। ये कोई लड़ाई नहीं, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इसका नतीजा हमेशा न्यूट्रल होता है, नमक और पानी। ये केमिकल इक्वेशन इसे बिल्कुल साफ कर देती है। यहां देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा साधारण नमक और पानी। बिल्कुल यही रिएक्शन हमारे पेट में भी होता है जब हम कोई एंटासिड लेते हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। क्षारक सिर्फ एसिड से ही रिएक्ट नहीं करते। कुछ खास क्षारक जब जिंक जैसी कुछ धातुओं के संपर्क में आते हैं तो एक बड़ा ही दिलचस्प रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस तस्वीर को देखिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के दानों के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, और अगर इसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाए तो ये एक पॉप की आवाज के साथ जलती है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि क्षारक काम कैसे करते हैं, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने इन्हें असल में डिफाइन करने की कोशिश कैसे की। ये हमारी समझ के विकास की एक छोटी सी कहानी है। लेकिन असली सवाल तो ये है, मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी एकदम अंदर से, ऐसा क्या है जो इन सभी चीजों को एक क्षारक बनाता है? वो कौन सी एक चीज है जो इन्हें ये सारी प्रॉपर्टीज देती है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए समय के साथ 3 बड़े विचार सामने आए। सबसे पहले 1884 में अरेनियस ने कहा कि क्षारक वो हैं जो पानी में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव देते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी शुरुआत थी। फिर करीब 40 साल बाद 1923 में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने इसे थोड़ा और बड़ा सोचा। उन्होंने कहा क्षारक असल में प्रोटॉन H+ को एक्सेप्ट करते हैं। इससे उन क्षारकों को भी समझने में मदद मिली जिनमें OH नेगेटिव नहीं था। और कमाल की बात यह है कि उसी साल लुइस ने इस दायरे को और भी बड़ा कर दिया। उन्होंने कहा क्षारक वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे एक के बाद एक परिभाषा ने हमारी समझ को और साफ किया। केमिस्ट्री में हर चीज एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल सुपर हीरोज की तरह। कुछ क्षारक दूसरों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो इनकी ताकत का फर्क क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस पानी में पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, मतलब वे अपने सारे आयन्स छोड़ देते हैं। इससे वे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ अमोनिया जैसे वीक बेस पानी में सिर्फ थोड़ा बहुत ही आयनाइज होते हैं, इसलिए उनका रिएक्शन भी काफ़ी कमज़ोर होता है। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रिएक्शन इतना तेज और जोरदार होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे उबाल आ सकता है और छींटे पड़ सकते हैं। ये आग को आग से बुझाने जैसा है, मतलब हालात और भी खराब हो सकते हैं। चलिए अब केमिस्ट्री लैब से बाहर निकलते हैं और अपने घरों में वापस आते हैं। हमारे आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि एक क्षारक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ड्रेन क्लीनर में होता है, वही साबुन और कागज बनाने में भी काम आता है। बेकिंग सोडा, जिससे हम केक बनाते हैं, वही एक एंटासिड का भी काम करता है। क्षारक वाकई हमारी इंडस्ट्री और घरों में हर जगह काम आने वाले बड़े ही कमाल के टूल्स हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि क्षारक एसिड के बिल्कुल उल्टे होते हैं, पर केमिस्ट्री हमेशा की तरह कुछ सरप्राइज तो रखती ही है। अब यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, कुछ पदार्थ ऐसे कैसे हो सकते हैं जो एसिड और क्षारक दोनों की तरह काम कर लें? ये केमिकल गिरगिट आखिर हैं क्या? खैर, इसका जवाब एम्फोटेरिक पदार्थों के कॉन्सेप्ट में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?